नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आज हम पानीपत मौजूद हैं। पानीपत में एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना हुई और जिसने पूरे भारतीय इतिहास में एक पूरे परिदृश्य को ही बदल दिया। यह जगह लोधी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी की कब्रगाह है और हमारे साथ पानीपत के ही मशहूर वकील राम मोहन राय जी मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि जो यह जगह है यह कैसे ख़ास है और साथ में इस जगह के अलावा पानीपत शहर का इतिहास क्या है और आज किस स्थिति में पानीपत खड़ा है। सर, स्वागत है आपका। मंजीत जी, आपने ठीक कहा कि 20 अप्रैल 1526 को इस स्थान ने भारत के इतिहास को बदल दिया था। लोधी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी यहाँ मारे गए थे और यहीं से मुग़ल वंश की जो सल्तनत है, जो तकरीबन 250 साल तक जिसने भारत पर राज किया है, उसकी शुरुआत हुई थी। बाबर पहले मुग़ल वंश के बादशाह हुए और उसके बाद लगातार उनकी बादशाहत में उनका बेटा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये पूरी की पूरी फिर एक चलती रही बहादुर शाह जफ़र तक, 1857 तक। ये ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि ये हमें कई सबक देती है। सबक ये भी देती है कि लड़ाई किन्हीं हिंदू मुसलमान की नहीं थी। लड़ाई तो इब्राहिम लोधी भी मुसलमान था और बाबर भी मुसलमान था और इसलिए अगर इस मायने में देखें तो ये लड़ाई किन्हीं सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं थी। दूसरी बात, अगर आप देखें ऐतिहासिक दृष्टि से, तो ये जो संकीर्णतावादी या जो लोग अंधविश्वासी हैं उनकी भी हार है। और उसका एक नमूना ये है कि इब्राहिम लोधी जो था वो नजूमियों पर बड़ा यकीन करता था, ज्योतिषियों पर बड़ा यकीन करता था। जब उसे पता चला कि यहाँ बाबर आ गया है, बाबर तो कुल 24-25 हज़ार फौजें लेकर आया था, जबकि इब्राहिम लोधी के पास लाखों की तादाद में फौज थी। तो पर इब्राहिम लोधी को ज्योतिषियों ने बता दिया कि तारों की दिशाएं बता रही हैं कि तू ही जीतेगा। तो आप देखिए कि वो कुछ सैकड़ों अपने घुड़सवार लेकर पानीपत के मैदान में आ गया और यहाँ बाबर था। बाबर ने अपनी जो कुछ 24,000 के करीब जो सेनाएं थी उसको इस तरह से तैनात किया, बीच में बैलगाड़ियाँ लगाई वगैरह वगैरह और लगाई, और वो जब वो भिड़ गया तो इब्राहिम लोधी मारा गया। तो दूसरी बात ये थी। तीसरी बात ये है कि पानीपत की लड़ाई में पहली बार तोप का इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ। उससे पहले घुड़सवार होते थे, हाथी होते थे। तो कहते हैं कि जब बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया और तोप की गर्जनाएं हुई तो इब्राहिम लोधी के जो हाथी थे वो बिदक गए, वो पीछे की तरफ दौड़ने लगे, अपनी सेना को मारने लगे। तो ये ऐतिहासिक इस दृष्टि से है कि इसने भारत के इतिहास को मुग़ल बादशाहत दी, लोधी वंश का समाप्ति हुई। और एक अगर तीसरी बात कहें तो सहिष्णुता जो है हमारे देश में, वो जो मुग़ल कालीन समय में पनपी, क्योंकि बाबर ने बाबरनामा जो लिखा उसके अंदर यही कहा कि अगर हमने यहाँ रहना है, अगर आप सल्तनत को चलाना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों से कैसा व्यवहार करें और क्या खान पान में रखें, हम यहाँ के धर्मों के किस तरह से हिफाजत करें, किस तरह से उनका सम्मान करें। और आप ये देखें कि आज जो लोग कहते हैं क्या फला धर्म संकट में आ गया, उसकी आबादी घट रही है, ये और ये, वो सबसे बड़ा समय था जब तकरीबन अगर हम देखें तो लगातार 900 सालों तक मुसलमान शासकों ने राज किया और उस समय कोई भी धर्मांतरण का हम वो बीज नहीं देखते। तो बाबरनामा में खुद बाबर ने इन सब बातों को लिखा, अच्छी तरह से लिखा। और ये भी है कि बाबर ने यहाँ शराब पीना के लिए कुफ्र कर लिया था, शराब नहीं पी। और फिर बाबर ने यहाँ एक बाबरी मस्जिद बनाई पानीपत में। मैं नहीं कह सकता कि बाबर ने
अयोध्या में मस्जिद बनाई नहीं बनाई, पर पानीपत में जरूर उन्होंने मस्जिद बनाई। और वो इतना बढ़िया स्थापत्य कला का नमूना है। सारी मस्जिद अष्टकोणीय है, सारी चबूतरे अष्टकोणीय है, सारे आपके मीनार अष्टकोणे हैं, जो साफ तौर से दिखता है कि हिंदुस्तानी और मुगल कालीन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना हमारे इस शहर के अंदर है। पानीपत का नाम आमतौर पर नौजवान इतिहास की किताबों में उसके युद्धों के लिए देखते हैं कि इसमें तो पानीपत की पहली लड़ाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आप काफ़ी आपने रिसर्च किया, आप शहर के बारे में जानते हैं, लिखते भी हैं। आपके हिसाब से पानीपत की क्या पहचान युद्धों से होनी चाहिए, या फिर पानीपत की पहचान किस वजह से होनी चाहिए और कैसे इसकी स्थापना हुई, पानीपत नगर कैसे बसा? मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो लड़ाइयाँ हैं ये पानीपत में लड़ाइयाँ हैं, पानीपत की लड़ाइयाँ नहीं हैं। पानीपत के लोगों ने किसी ने कभी भी हिस्सा नहीं लिया। इवन पानीपत के लोगों के बारे में तो ये कहा जाता था कि पानीपत के लोग 3 डिपार्टमेंट्स में काम नहीं करते थे। एक तो फौज में नहीं करते थे, एक पुलिस में नहीं करते थे, और एक शराब नोशी के काम में नहीं करते थे। ये तीनों कामों को अच्छा नहीं मानते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग फौज में काम ना करें, फौज से नफरत करें, जो लोग पुलिस के काम को भी अच्छा ना माने, जो शराब के धंधे को भी बुरा माने, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह के लोग थे। पानीपत में लड़ाइयाँ हुई हैं, पानीपत की लड़ाइयाँ नहीं थी। ये 3 लड़ाइयों का जिक्र है। ऐसे तो सैकड़ों और लड़ाइयाँ भी पहले हुई हैं, पर इनका मेन जिक्र यह है क्योंकि वो दिल्ली की सल्तनत से जुड़ी हुई थी, दिल्ली की बादशाह से जुड़ी हुई थी। पानीपत तो एक सूफियाना शहर था, और हमारे शहर के अंदर लगभग 1250 साल पहले आप देखें कि सूफियाना कब स्थापना हुई, तकरीबन 1,500-2,000 साल पहले स्थापना हुई होगी। पर पानीपत में इस कदर सूफियाना माहौल था कि 1250 साल पहले 5 फकीर बगदाद से यहाँ आए, और उसमें हजरत रोशन अली शाह और दूसरे 4 फकीर और थे। वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर इंसानियत और रूहानियत का संदेश दिया। ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी जो हेरात के बहुत बड़े पीर थे, उनकी रुबाइयाँ लेकर उनके पोते ख्वाजा मलक अंसारी यहाँ आए। तो ये पूरा का पूरा सिलसिला जो हमारा है, हजरत बू अली शाह कलंदर, हजरत रोशन अली शाह, हजरत गौस अली साहब, ये सब लोग ऐसे हैं कि जिन लोग यहाँ पानीपत में रहे और जिन्होंने पानीपत में रूहानियत का संदेश दिया। दूसरा शायद जुलाहों का शहर भी कहा जाता है, आर्टिशियंस की सिटी भी कहा जाता है। तो उसका तारीख में क्या जिक्र है और क्या इसका महत्व रहा? मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने जो अंसारी बोले कि 1250 साल पहले अंसारी लोग आए, और ख़ास तौर से जो मैंने ख्वाजा मलक अंसारी का जिक्र किया। अंसारी का मतलब जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं, जो कपड़े की ट्रेडिंग करते हैं, तो उसी ट्रेडिंग के सिलसिले में वो लोग आए थे यहाँ। तो उस समय यहाँ उन्होंने उम्दा से उम्दा कपड़ा तैयार करने के लिए घर घर खड्डियाँ लगी और घर घर ताने बाने थे। तो ये जो शहर है, ये तो अगर आप कहूँ कि सूफियाना शहर, साथ साथ ताने और बाने का शहर। ताना और बाना सिर्फ कपड़े का नहीं, मन का और शरीर का ताना बाना, आत्मा का ताना बाना। तो ये जो थी सारी, ये एक ऐसा सामंजस्य था जिसने इसको जोड़ा। और उसी अंसारी परिवार में ही आज से 150 साल पहले दुनिया के मशहूर शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हुए। उसी परिवार में हिंदुस्तान के जो पहले एजुकेशन सेक्रेटरी थे सईदेन, जिनकी बेटी सईदा हमीद है, वो पैदा हमारे शहर में हुए। उसी अंसारी परिवार की खासियत ये देखिए कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर जिन पर सारा देश गर्व कर सकता है, ख्वाजा अहमद अब्बास, वो हमारे शहर के अंदर पैदा हुए। और पाकिस्तान की अगर स्थिति देख, जब पाकिस्तान लोग चले गए, पाकिस्तान में भी देखें
तो जितने बड़े बड़े, हम्म, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हुए, चाहे हिस्टोरियन हुए, चाहे इंटेलेक्चुअल हुए, चाहे पॉलिटिशियन हुए, वो सब के सब हमारे शहर के थे। अल्ताफ हुसैन हाली का आपने जिक्र किया। मुगल काल में अल्ताफ हुसैन हाली का जिक्र हम बहुत सुनते भी हैं। उसके अलावा मुगल काल में ये शहर कैसा था? इस शहर का क्या कोई महत्व बदला इब्राहिम लोदी के बाद? जब मुगल काल में इस शहर की कोई तासीर में कोई फ़र्क पड़ा? देखिए, ये शहर फिर दिल्ली से जुड़ा हुआ था। मुगल काल की जो आपने बात कही, ये दिल्ली से जुड़ा हुआ था और मुगल सल्तनत कायम हो चुकी थी। और जब पर ये शहर उनके राजनीतिक परिदृश्य से, राजनीतिक उससे अलग रहा। वो लोग भी इसको तरजीह दिया करते एज सूफियाना शहर। हाँ, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली रोजगार के सिलसिले में पानीपत से बाहर गए और उन्होंने दिल्ली में जाकर, जहाँ बाकी की दरगाह है और हजरत निजामुद्दीन की दरगाह है, वहाँ जाकर अपने रहना शुरू किया। ये वो दौर था जब 1857 की क्रांति दिल्ली के अंदर हुई थी और जिस तरह से अंग्रेज़ों ने वहाँ जुल्म तशद्दुद किया था, लोगों को मार दिया था। और हालत ये थी कि शहर में कुल 2 ही लोग बचे थे, या तो बूढ़े बचे थे या विधवाएं बची थी। तो हाली साहब ने उस समय के हालात को लिखा और उसमें एक किताब लिखी उन्होंने, मुनाजाते बेवा। बेवा मतलब विधवा के रुदन को, विधवा के हालात को हाली साहब ने लिखा। तो ये एक एक बात को उन्होंने लिखा और फिर वो वापस पानीपत में आए। तो हाली साहब का ने उस मुगल जो आखिरी बादशाह थी उसके बारे में लिखा और अपनी सारी रचनाएं, चाहे आप फिर अब आप ये देखिए कि हाली जो है वो नेचुरल पोएट हैं। उन्हें हाली क्यों कहा? वो कोई हल का काम नहीं करते थे, किसानी का काम नहीं करते थे, पर जो हाल की बात करते थे, जो प्रेजेंट की बात करते थे, जो शराब की और खूबसूरती की बात न करके उन्होंने किसान की दिक्कत को भी लिखा, मजदूर की दिक्कत को भी लिखा और ख़ास तौर से औरतों के बारे में तो उन्होंने एजुकेशन के बारे में जो कुछ लिखा, मुनाजाते बेवा जो लिखी, ये सारी बातें ऐसी। और 2 बातें कहना चाहूँगा कि वो मिर्ज़ा गालिब के शिष्य थे। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि वैसे तो मैं किसी को शेर कहने के लिए सलाह नहीं देता, पर हाली को कहा कि अगर तुम शेर नहीं कहोगे तो आप पाप करोगे। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि क़यामत के दिन जब कोई मुझसे पूछेगा कि तूने ज़िंदगी में क्या अच्छा काम किया है, तो मैं कहूँगा कि मैंने हाली से मुसद्दस हाली लिखवाई। तो हाली जो थे वो राष्ट्र भक्त शायर नहीं थे, वो राष्ट्रीय शायर थे। उन्होंने कहा तेरी एक मुश्ते खाक के बदले हरगिज न लूँ अगर बहिश्त मिले। उन्होंने कहा अगर तुम चाहते हो मुल्क की खैर, न समझो हम वतन को समझो गैर। ये हाली ने कहा। तो लड़कियों के बारे में पहला स्कूल उन्होंने पानीपत के अंदर बनाया। कोई पढ़ने के लिए नहीं आया तो अपनी बेटी को, अपनी बहू को स्कूल में दाखिल कर लिया। कोई टीचर नहीं था तो बीच में पर्दा डालकर वो पढ़ाने लगे। उनकी जो पूरी शायरी है, ए माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही कौमों को इज्जत तुमसे है, इस तरह के बहुत काम हाली ने उस दौर में किए जब मुगल सल्तनत अपने आखिरी पायदान पर थी। स्वतंत्रता आंदोलन चालू होता है और फिर पूरा देश ही महात्मा गांधी और दूसरे जो स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे नायक थे उनके साथ लग जाता है। तो उस पूरे आंदोलन में पानीपत का क्या किरदार था और पानीपत से कौन लोग थे जो उस आंदोलन में आगे फ्रंट लाइन में जिन्होंने अपनी शहादतें दी या फिर अपना योगदान दिया? आपका ये बहुत अच्छा सवाल है और आपका सवाल सुनकर मैं भावुक भी हूँ। भावुक यूँ कि हमारे लोग नहीं जानते कि कोई पानीपत का भी योगदान था या नहीं था।
पानीपत का एक बहुत बड़ा योगदान है। पहली बात तो 1857 की जो क्रांति हुई, पानीपत के कई लोग फांसी के फंदे पर लटकाए गए थे, यहाँ हजरत वो अली शाह कलंदर के चौक पर। दूसरी बात, गांधी जी के जो आंदोलन की बात आपने की, गांधी जी के आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ था। प्रभाव का असर ये था कि जब पार्टीशन भी हो गया तो कोई भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उनकी सबकी समझ ये थी कि हम महात्मा गांधी के जेरे साए हैं, हम महात्मा जी के आगोश में हैं। और कांग्रेस की एक बहुत बड़ी लीडरशिप थी मौलवी लकाउल्ला खां के नेतृत्व में। दूसरा, मैं आपको कहना चाहूँगा कि वैसे भी जो सेकुलर मिजाज के हिंदू थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। और आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तो मैं पत्रकारिता के क्षेत्र का ही नाम लेना चाहूँगा, लाला देशबंधु गुप्ता। लाला देशबंधु गुप्ता हिंदुस्तान की पत्रकारिता के एक इतने बड़े हस्ताक्षर हैं जो पानीपत के थे जी, और तेज अखबार दिल्ली से निकालते थे। और आप उनकी गांधी जी के प्रति अटूट श्रद्धा देखिए कि जब कोलकाता के अंदर एक राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन था तो गांधी जी का बेटा जो रामदास गांधी जो हिंदुस्तान अखबार का एडिटर था, संपादक थे, और देशबंधु गुप्ता, अब इन दोनों का नाम तय हुआ कि ये जाकर कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देशबंधु गुप्ता की टिकट नहीं हो पाई, तो गांधी जी ने कहा रामदास नहीं जाएंगे, देशबंधु जाएंगे। और दुर्भाग्य ये रहा कि वो चले गए, उसी प्लेन्स में क्रैश हो गया और वो चले गए। तो कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। पंडित माधवराम शर्मा हमारे पानीपत के थे, सोम भाई जिन्होंने गांधी जी के कहने पर काम किया, वो हमारे पानीपत के थे। और पार्टीशन के बाद जो हमारे देश शहर के अंदर बहुत लोग आए पाकिस्तान से भी, वो थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर हिस्सा लिया था। एक बहुत लंबी फहरिस्त है, उन्होंने पानीपत को चुना। पर इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि पानीपत के लोगों का विशेष तौर से बहुत बड़ा योगदान रहा। 1942 में मेरी माँ खुद सीता रानी जेल गई, पहली वो महिला थी जो बिना घूंघट के इस शहर के अंदर निकली। तो ये कांग्रेस का, महात्मा जी का प्रभाव था। और महात्मा जी का प्यार आप देखिए कि गांधी जी मुश्किल से 6 महीने रहे आज़ादी के बाद। 6 महीने में उनके सामने पूरा का पूरा भारत था, कहाँ कहाँ जाएं, पर इस छोटे से शहर में वो 2 बार आए। तो ये गांधी जी क्योंकि समझते थे कि ये शहर उनका है, ये शहर उनके जो स्वप्न हैं सेकुलरिज्म का, उसका शहर है, इसलिए गांधी जी भी 2 बार आए। इसमें एक बात फिर एक और पड़ाव आता है, वो 1966 में हरियाणा का अलग होना भी है, लेकिन उससे पहले ही भगत सिंह के एक साथी और उनके साथ 2 और साथी थे उनको पानीपत में ही मोब लिंच कर दिया गया, मार दिया गया भीड़ ने। तो वो किस्सा क्या था? देखिए, हरियाणा सूबा हिंदी भाषी सूबा और पंजाबी सूबा बनाने के लिए यहाँ आंदोलन चल रहे थे। हरियाणा हिंदी भाषी सूबा बनाने का आंदोलन का नेतृत्व हरियाणा संघर्ष समिति के लोग कर रहे थे, जिसमें स्वामी ओमानंद, प्रोफेसर शेर सिंह वगैरह वगैरह थे, जो कहते थे कि अब हिंदी भाषी अलग होना चाहिए। उसके साथ पूरी की पूरी जमात थी, भारतीय जनसंघ आर्य समाज पूरा का पूरा लगा हुआ था। दूसरी तरफ मास्टर तारा सिंह वगैरह इस आंदोलन को चलाए हुए थे कि पंजाबी सूबा होना चाहिए। तो हरियाणा का क्योंकि ये हिस्सा था, प्रस्तावित हरियाणा था, तो उस समय यहाँ हड़ताल की कॉल दी गई। तो कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया और कुछ जो लोग दूसरे सेकुलर थे उन्होंने भी विरोध किया। तो जो विरोध की अग्रणी दस्ते के लोग थे उनमें 3 थे, दीवान चंद टक्कर, संतराम लांबा और क्रांति कुमार। क्रांति कुमार वो व्यक्ति थे जिन्होंने भगत सिंह के साथ काम किया
और भगत सिंह ने ही उनका नाम क्रांति कुमार रखा था, क्योंकि उनका नाम असली नाम हंसराज था और हंसराज 2 थे और एक हंसराज मुखबिर हो गया था शायद। मुखबिर हो गया था। तो भगत सिंह ने उसका नाम पहले तो रसगुल्ला कुमार रखा, हाँ फिर टिफन कुमार रखा, क्योंकि वो जेल के अंदर रसगुल्लों का इंतजाम करता था। हाँ सबके साथियों के कॉमरेड्स के लिए हाँ। टिफिन का इंतजाम करता था। फिर आखिर में भगत सिंह ने उनका नाम क्रांति कुमार रखा और वो क्रांति कुमार फिर पानीपत में जब देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले उन्हें उम्र कैद हुई थी, पर भारत की आज़ादी होने पर उन्हें छोड़ दिया गया और वो पानीपत में आकर यहाँ पत्रकारिता करने लगे। मिलाप अखबार में भी काम करते और एक अपना भी वो अखबार निकालते थे पानीपत से ही। तो इन लोगों ने विरोध किया और 15 मार्च 1966 को ये तीनों साथी जब उस विरोध पर प्रतीक स्वरूप बाहर बैठे थे तो जुलूस आया। यहाँ एक नौजवान लड़के का पुलिस गोली से कत्ल हो गया था। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने देखा है उस सारे वारदात को। बेशक मेरी उम्र 8-10 साल की थी, पर मैंने उस वारदात को बिल्कुल मेरे आज भी दिमाग पर वैसे ही अंकित है। तो एक देशराज नाम का लड़का था, उसको पुलिस की गोली का शिकार हो गया। तो हुदड़ंगी लोग, ख़ास तौर से ऐसी जमात के लोग जो हरियाणा का समर्थन कर रहे, हिंदी भाषा का समर्थन थे, उन्होंने नारे लगाते हुए आए, मौत का बदला मौत से लेंगे, मौत का बदला मौत से लेंगे। और आखिर में उन्होंने उनको तीनों लोगों को जब जुलूस आया तो वो अपनी दुकान के अंदर चले गए। दीवान चंद टक्कर की साइकिल की दुकान थी लाल बत्ती चौक पर। तो लोगों ने, जो उपद्रवी लोग थे, जो इस तरह के लोग थे जो उस विचार का समर्थन कर रहे थे, वो जानबूझकर शरारतन उन तीनों को उस दुकान में जला दिया गया। और जलाकर, क्योंकि टायर की दुकान थी तो तुरंत उनकी आग जल्दी पकड़ गई। साथ साथ अफवाह उड़ा दी गई कि क्रांति कुमार, दीवान चंद टक्कर और संतराम लांबा तो जब आग लगते ही पीछे के दरवाजे से बाहर निकल आए ताकि लोग उन्हें ढूंढे ही ना, उनके बचाव की तरफ से। तो ये हमारे शहर में बदनुमा है कि हम ऐसे महान क्रांतिकारी को भी, भगत सिंह का जो साथी था, उसको नहीं हम बचा सके, उसको नहीं बचा सके। पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा, उस वारदात को भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जब 11 नवंबर 1947 को महात्मा जी यहाँ आए और किले पर जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया, तो यहाँ जो लोग आए हुए थे और जो उस तरह की जमातों के लोग थे, वो लोग गांधी जी को मारने के लिए चढ़ गए। और शायद वो हालात ऐसे थे कि अगर वो कामयाब हो जाते तो शायद 30 जनवरी 1948 की नौबत दिल्ली में ना आती, यहीं कत्ल कर दिए जाते। मैंने भी बहुत सुना है। मैं असल में काम कर रहा था तो आरएसएस के ऊपर, तो बोला जाता है कि पानीपत में ही प्लान था और जो सावरकर की एक गुप्त मीटिंग भी हुई, लेकिन उसके कोई प्रमाण, उस पे प्रमाण अभी कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। अच्छा, 66 के बाद पानीपत के हालात बहुत बदले हैं। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी हम जिस दरगाह के ऊपर बैठे हैं, आप मुझे दिखा रहे थे कि उस पे कितने गंदे हर्फ भी लिखे हुए थे और साथ में बच्चे हिंदुस्तान के बादशाह की कब्र के ऊपर खेल रहे थे, कूद रहे थे, और कब्र की ईंटें, उसकी चीज़ें उखाड़ कर ले जाई जा चुकी हैं, जबकि संरक्षित जगह भी है। तो पानीपत की जो विरासत है, यहाँ पे जो ऐतिहासिक विरासतें हैं, वो किस स्थिति में हैं और ये स्थिति कैसे आई जो अभी इब्राहिम लोदी की कब्र पे जहाँ बैठे हैं, ये यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, इतना कम कैसे हम गिरे? देखिए, इसके कसूरवार तो हम लोग हैं। हम चुप हो गए, हम दहशत में आ गए, हम उस नफरत के बोझ के तले दब गए, हम बोल नहीं पाए। हमने उसी दिन बोलना चाहिए था जब यहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदों को नेस्तनाबूद किया गया, तोड़ा गया। ये कौन से साल में हुआ? ये अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। पानीपत में 365 मस्जिदें थी, ऐसे कहते हैं। धीरे धीरे उन मस्जिदों को, उसके लिए दोषी सिर्फ यही नहीं है कि हम किन्हीं और संगठनों को दोषी दें, इसके लिए जिन लोगों के ऊपर जिम्मेवारी थी उनकी संरक्षण की, वो लोग भी दोषी हैं।
वक्फ बोर्ड भी दोषी है। जी। उन्होंने मस्जिदों को, दरगाहों को लोगों को लीज पर दे दिया, मकान में रहने के लिए दे दिया, तो वो फिर क्या करते, उन्होंने ऐसे ही किया। और ये जो आप कब्र देख रहे हैं, देखो ये शरारतन भी है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि एक एक ईंट उखाड़ेंगे तो साल 2 साल के अंदर ये कब्र ही ख़त्म हो जाएगी। कब्र ख़त्म हो जाएगी तो हमारा जो प्रयोजन है, क्योंकि उन सब का प्रयोजन ये भी तो है ना, इतिहास को बदलना, कि हम इतिहास को किस तरह से बदल दें, अपने मनमाने ढंग से बदल दें। तो इस इतिहास को बदलने का भी उनका क्रम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ये एक शरारतन भी है और ये एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से इस काम को किया जा रहा है। पर अफसोस ये है कि अगर हम सब लोग चुप हो जाएंगे तो पानीपत का नाम ऐतिहासिक तो इसी वजह से है ना, कि हमने इन सब जो स्थान है उनको संरक्षित रखा है। अगर ये स्थान ही नहीं होंगे तो फिर हम पानीपत को किस ढंग से प्रदर्शित करेंगे, ये आज हम सब के सामने सवाल है। कौन कौन सी अभी हिस्टोरिकल साइट्स पानीपत में हैं जो बची हुई हैं और जिनके संरक्षण की ज़रूरत भी है? देखिए, आप पानीपत का जो पहली लड़ाई है वहाँ के मैदान के जो साइट है वहाँ बैठे हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई अकबर और हेमू के बीच में। हेमू की समाधि जो है वो यहाँ नज़दीक एक सोधापुर गांव है, वहाँ है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई वो मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच है। उसका मराठा वार मेमोरियल काला आम के नाम से पानीपत में ही है। एक 1761 में उन्होंने मंदिर भी बनाया था। वो भी तोड़ा। 1761 में तो नहीं बना वो मंदिर, मंदिर तो बना वो 1756 में मराठों ने ही बनाया था। परंतु वो शिव जी का मंदिर था यहाँ। तो बाद में 1763-64 में बाजीराव की विधवा यहाँ आई थी और तुलजा भवानी की प्रतिमा लाई थी, तो वो उस मंदिर में स्थापित है। तो और किला भी पानीपत का किला पुराना ऐतिहासिक है। हाँ। अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैंने जो बाबर की मस्जिद बताई काबुली बाग, वो देखने की जगह है, आपको वहाँ जाना चाहिए। हजरत अबू अली शाह कलंदर की दरगाह पर जाना चाहिए। अबू अली शाह कलंदर ना केवल इंसानियत और रूहानियत का सेंटर है, बल्कि हमारे इतिहास को, जो इतिहास राष्ट्रीय आज़ादी का इतिहास भी है, जो इतिहास हमारे सांझी संस्कृति और सांझी विरासत का इतिहास भी है, उन सबको देखने का सबसे अच्छा साधन हजरत अबू अली शाह कलंदर की दरगाह है। शहर के बीचों बीच 11-12 सेक्टर के पास हजरत गौस अली साहब का मजार है। हजरत गौस अली साहब तो मुस्लिम थे, उनकी बचपन में ही माँ गुजर गई थी। एक हिंदू स्त्री ने उसको पाला, उसके भी उतना ही बड़ा बच्चा था, तो वो एक स्तन से उस अपने बच्चे को दूध पिलाती, दूसरे स्तन से अपने दूसरे इसको गौस अली को दूध पिलाती। इस बच्चे का पालन पोषण ऐसे ही किया जैसे कि एक मुस्लिम बच्चे का किया। दुर्भाग्य से उसका अपना बेटा गुजर गया, तो गौस अली ने जब वो महिला गुजर गई तो उसका दाह संस्कार भी वैसे ही किया जैसे कि हिंदू व्यक्ति करता है। उनको काफिर कहा गया। काफिर तो हजरत अबू अली शाह कलंदर को भी कहा गया, उन पर भी फतवे जारी हुए, भी सबको मिलेंगे पर इनको नहीं मिलेंगे। तो ये तो बड़ा इनकलाबी शहर है, बागियों का शहर है, सूफियाना शहर भी है पर बागियों का शहर भी है। ये परंपराओं का शहर नहीं है। ये तो शहर ऐसा था कि जब पार्टीशन से पहले कई लड़के ऐसे मिल जाते थे जो नंग धड़ंग घूमते थे पूरे शहर के अंदर और कहते थे कि भाई हम तो आशिक हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आशिक हैं। किसके आशिक हो? हम माशूका है हमारी। कौन है माशूका? वो अल्लाह मियाँ हमारी माशूका है। तो हम वो हक करते हुए पूरे शहर के अंदर घूमते थे। और आप जानते हैं कि
ऐसा कहा जाता है कि जब आशिक और माशूक का मिलन होता है तो उस मिलन के दिन को आरिस कहते हैं, आरिस, कि भाई अब तो मिलन हो गया। तो फिर उस आरिस से ही बना उर्स, उस आरिस से ही उर्स बना है। तो ऐसे बहुत लोग थे जो यहाँ सिर्फ आशिकी में, और सूफियाना शेर, शायराना शेर तो इतना था कि सब्जी बेचने वाला भी शायरी करता था। मजनू की उंगलियां हैं, लैला की उंगलियां हैं, मजनू की पसलियां हैं, क्या खूब ककड़ियां हैं, क्या खूब ककड़ियां हैं। सब्जी बेचने वाले भी इस तरह की बातें करके करते हैं। जी, अब शहर काफ़ी बदलाव हो गया है। ये जुलाहों और आर्टिशियन का शहर आजकल इंडस्ट्रियल टाउन हो गया है, जिसकी गलियों में आप तक पहुंचने में हमें बड़ी दिक्कतें हुई। तो अब शहर का एक अजीब ठहराव भी है और साथ में इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो रही है उसका एक अलग से रफ्तार। इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे आर्टिजन्स को, हमारे शहर की खड़ियों को और इसको इंडस्ट्रीज का शहर बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी का। आप कहेंगे कैसे? कैसे? जो यहाँ जुलाहे थे वो सब के सब पाकिस्तान चले गए। अब वहां से भी तो जुलाहे आए, हिंदू जुलाहे आए, तो वो कोई चला गया रोहतक बस गया, कोई करनाल बस गया, कोई अंबाला बस गया, कोई सहारनपुर बस गया। गांधी जी ने योजना बनवाई। एक मास्टर नंदलाल थे, पाकिस्तान से आए थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रहे। पानीपत से पहली संविधान सभा के मेंबर वो रहे, पानीपत के पहले एमएलए वो रहे। मास्टर नंदलाल के तहत योजना बनवाई कि जहां जहां भी जो भी पाकिस्तान से खड्डी वाला आया है उसे इकट्ठा करो और सबके सबको पानीपत भेज दो। तो जब वो लोग आ गए तो उन्हें रोजगार की दिक्कत नहीं हुई। घर घर खड्डी लगी हुई थी, बस उन्होंने तो पैर फंसाना था और खड्डी करनी चालू, ताना भी था, बाना भी था। तो आज के इसमें भी हम जहाँ मास्टर नंदलाल को याद करेंगे, सोम भाई को याद करेंगे, पंडित माधोराम को याद करेंगे, लाला देशबंधु गुप्ता को याद करेंगे, साथ साथ हम उन सब के गुरु महात्मा गांधी को भी याद करेंगे। आपकी माता जी उन प्रोग्रेसिव महिलाओं में से भी एक थी जो आंदोलन में भी रही, साथ में उन्होंने शिक्षा के लिए भी बहुत उन्होंने कदम उठाए। तो उनकी यादगारी आपके मन में? देखिए, उनकी यादगारी ये है कि वो सारी जिंदगी गांधीयन रही, ईमानदारी से जीवन काटा, किसी चीज़ की ऐसी इच्छाएं नहीं रखी। हाँ, हम लोगों को संस्कार अवश्य दिए। आज़ादी के बाद भी वे भूदान आंदोलन के अंदर रही, विनोबा जी के साथ पंजाब के अंदर चली, और कांग्रेस की, यहाँ की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही। आर्या महिला समाज बनाने वाली भी वो यहाँ रही। और ख़ास तौर से जो महिलाओं के स्वावलंबन और शिक्षण प्रशिक्षण का काम था वो भी उन्होंने किया पार्टीशन के बाद, आज़ादी के बाद। घरेलू हिंसा के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी मुहिम चलाई, और यहाँ तक हाल था कि जो औरतों पर जुल्म करते थे वो उनके नाम से खौफ खाते थे। तो उनकी मृत्यु के बाद हम लोगों ने उनकी याद को, उनके काम को बनाए रखने के लिए माता सीतारानी सेवा संस्था की स्थापना की। और सौभाग्य की बात है कि कल उसके 30 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो उनके जो काम थे, वो जो उनके जो विचार थे, उनको हम लोग भी क्रियान्वित करने का एक प्रयास यहाँ कर। जी, शुक्रिया राम मोहन जी। ये राम मोहन जी थे, और ऐसे लोग अब शहरों में विरले हैं जो अपने शहर से इतनी मोहब्बत भी करते हैं, उनके इतिहास, उनकी संस्कृति को भी अपने साथ समेटते हुए चलते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो शहर के लोगों के लिए और गरीब आबादी या फिर ज़रूरतमंदों के साथ खड़े भी होते हैं।